अब इससे मिडिल ईस्ट में और साथ साथ पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, क्या वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाएं। मेजर जनरल एजीबी जैनी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा ब्रिगेडियर सरदेंदु सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जैनी सर आप ही के पास आएंगे, आपसे ये समझना चाहेंगे कि एक तरफ तो अमेरिका ईरान से कह रहा था कि भाई आपको 2 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है, लेकिन ये कहने के 3 दिन बाद ही हमला कर दिया जाता है। क्या इसको लेकर पहले से ही रणनीति पूरी तैयार कर ली गई थी? जी जैनी सर बोलिए। अखिलेश, थैंक यू। आपके अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप द कनेक्टिविटी इज गुड इनफ। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि ये एक ड्यूअल गेम खेला है ट्रंप ने। आप तो 2 हफ्ते की बात कर रहे हो, आप ध्यान वहां ले जाओ जबकि कि उनको 60 दिन का नेगोशिएशन चलते रहे। हाँ। एक दौर, दूसरा दौर, छठे दौर तक जब 60वां दिन खत्म हुआ, 61वें दिन एग्जैक्टली ऑन द 61st डे इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के अंदर में तबाही मचा दी। उनके 19 के करीब आला जो सुप्रीम उनके मिलिट्री कमांडर्स थे उनको मार दिया, 9-10 उनके जो सीनियर साइंटिस्ट थे उनको मार दिया, और नुकसान ही नुकसान किया ईरान में। अब G7 से पहले आके वो ये कह रहे हैं कि और बहुत जरूरी होना है। देखिए, परसों ही खबर आई थी कि B-52 की उन्होंने जो उनके जो हवाई जहाज है जो कि के बंकर बस्टर बॉम्ब को ले जा सकते, सिर्फ B-52 के जो स्टेल्थ बॉम्बर्स है उनकी प्रैक्टिस फ्लाइट की गई थी। तो ये तो दुनिया को मालूम था कि ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब ये करेंगे या नहीं करेंगे ये अब होने के बाद ही पता चला। क्योंकि मेरा तो ये मानना था कि अमेरिका इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अगर फिजिकली आ जाता है जैसे कि अभी आ गया तो उसको बहुत नुकसान होगा। हाँ। आप देखें कि इंडियन ओशन रीजन में, मिडिल ईस्ट में, तेहरान, ओमान, बहरीन, डिगो गार्सिया, सेशल्स और ईरान में भी 4000 से ऊपर अमेरिका के सिपाही हैं उनके बेसिस में। अब ईरान उनको नहीं छोड़ेगा। तो ये जो ड्यूअल गेम खेला है ट्रंप ने कि एक तरफ तो उनको नेगोशिएशंस कराते रहे, एक तरफ 2 हफ्ते का टाइम दे दिया और फिर अचानक इस किस्म से हमला कर देना, ये मेरे राय में इंटरनेशनल लेवल पर इस किस्म की बातें नहीं होती हैं। बात करनी है तो बात करो, लड़ाई करनी है तो लड़ाई करो। विनोद सर आपसे समझना चाहेंगे, जी सर आ रहे हैं विनोद दत्ता सर, इस पूरे मामले में अमेरिका ने वक्त तो दिया लेकिन वक्त से पहले हमला कर दिया। अब ईरान कह रहा है भाई ये तो विश्वासघात किया आपने, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का आपने उल्लंघन किया। और जैसा कि सर बता रहे थे जैनी सर कि कई ऐसे जो है मिडिल ईस्ट में देश है जहां पर उनके सैनिक हैं, क्या ईरान उन पर हमला कर सकता है? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान उन पे हमला नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका ने पहले ही उनका अपने जो बेसिस हैं उनको स्ट्रेंथन किया है। उसने F-16 वगैरह लगा दिए गए हैं, उसने अपने जो रिफ्यूलर्स हैं उनको वहां तैनात कर दिया गया है, अपनी जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको सघन किया हुआ है। देखिए, अमेरिका एक ऐसा देश है, वो कहते हैं ना कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, वो मेरे हक में क्या फैसला देगा। क्योंकि अमेरिका जो कुछ करता है वही सही चीज मानी जाती है। आप ये देखिए, रही बात कि अमेरिका ये कह रहा था कि साहब मैं अभी अटैक नहीं करूंगा या बाद में करूंगा, सरप्राइज और डिसेप्शन रण कौशल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो क्योंकि जो कही जाती है चीजें अब सिमुलेशन होती हैं, जैसे सिमुलेशन एक्सरसाइजेज हैं, जैसे ईरान खुद मेडिटेरेनियन में अभी सिमुलेशन एक्सरसाइज कर रहा है। तो इन सब चीजों को, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो इसको ट्रंप के खिलाफ इसको मतलब स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ,
ईरान इसके जो बेसेस हैं या आसपास के एरियाज हैं उनको जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जी। और दूसरी चीज देखिए, ट्रम्प साहब के दो एम थे। पहली बात तो ये था कि उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं हाँ। उनको बर्बाद किया जाए या उनको रोका जाए, तो वो उन्होंने काफी हद तक अचीव कर लिया है। दूसरी चीज ये है कि वो चाहते थे कि वहां चेंज ऑफ रिजीम हो, क्योंकि अगर आपको याद है 1979 में रजा शाह पहलवी को जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था तब उसको अपदस्थ करके इस्लामिक रजीम ईरान में आई थी। और वो रजा शाह पहलवी अमेरिका की मदद से ही गद्दी पे थे। तो वो ये चाहते हैं कि साहब उन्हीं का जो ग्रैंडसन या कोई उनका साइन जो है वो इस पे आके मतलब इन कुर्सियों पे, सियासी कुर्सियों पे बैठे। तो और जिस तरह से अभी खबरें मिल रही हैं कि साहब 2 या 3 नाम सर्कुलेशन में है कि खमनेई की जगह कौन रिलीजियस लीडर बनेगा, तो ये दर्शाता है कि साहब मतलब चेंज ऑफ रिजीम की कुछ सुगबुगाहट ईरान में है। और अगर ये होती है तो मुझे लगता है कि अमेरिका इसका एक लीनियंट व्यू लेगा और हो सकता है वो ईरान के साथ नेगोशिएशन में चला जाए। सरदेंदु सर, आप समझना चाहेंगे, प्लानिंग तो रची गई थी और उसी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुलाया गया और पाकिस्तान ने ढिढोरा पीट दिया पूरे दुनिया में कि भाई देखो ये पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत है, हम उनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करते हैं। लेकिन 2 ही दिन बाद हमला कर दिया और अब रूस पूछ रहा है कि भाई शांति के दूत युद्ध में आ गए, युद्ध करने लगे। तो पाकिस्तान को तो यहाँ जो है ट्रंप ने धोखा दे दिया और वो अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे थे मुंह से। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान के स्टेटमेंट का बहुत मतलब है नहीं। पाकिस्तान आज की डेट में फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान को चाइना जिस तरीके से चाहे घुमा सकता है, अमेरिका चाहे जिस तरीके से घुमा सकता है। उनको डर था कि कहीं पाकिस्तान का कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट ना आ जाए, तो उनके चीफ को अपने यहाँ बुला दिया, लंच करा दिया और उनका मुंह बंद कर दिया और उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया तमाम तरीके के इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। और ये इंटेलिजेंस पास किया गया इसराइल को और उसके तहत देखिए 13 तारीख को बहुत बड़ा स्ट्राइक इसराइल ने किया। अमेरिका और जो इजराइल है उन्होंने तो ये मन बना लिया था कि ईरान को कैसे सबक सिखाना और ईरान के कैसे न्यूक्लियर प्लान को डिस्ट्रॉय करना है। देखिए, पहले ये एक्शन इजराइल ने लेना था, लेकिन इजराइल के पास इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो फर्डो और तमाम ऐसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक करके बर्बाद करे। वो उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बाहर था। लिहाजा अमेरिका ने स्टेप इन किया। G7 से जिस तरीके से वो हटे, कयास लगा जा रहा था कि अमेरिका एक बहुत बड़े एक्शन के लिए जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का इसमें रोल है ही नहीं। पाकिस्तान एक छोटा सा मोहरा है जिसको अमेरिका ने इस्तेमाल किया अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग और एयर स्पेस के लिए। मकसद अमेरिका का था। अमेरिका ने देखिए आज भी जब बोलता है कि हमने ईरान को पूरी तरीके से डी न्यूक्लियराइज कर दिया, उसके न्यूक्लियर प्लान को ध्वस्त कर दिया और उसका अब वहां पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। देखिए, ईरान के पास 7 से 8 ऐसे न्यूक्लियर प्लांट हैं जो डिफरेंट लोकेशन में है। एक ऐसा न्यूक्लियर प्लांट है जहां पे रशिया के साइंटिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं, आपने उसको नहीं स्ट्राइक किया। तमाम ऐसे न्यूक्लियर प्लांट हैं जो इंटैक्ट है। और जो ईरान का अगर आप वर्जन मानेंगे तो ईरान ने वहां पहले से इवैक्यूएशन शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले की सैटेलाइट की पिक्चर है जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां लगी हैं। फर्डो में क्या उन्होंने शिफ्ट किया, कहां लोगों को निकाल के लेके नहीं कहा जा सकता। तो अमेरिका भी एक तरीके का गेम प्लान खेल रहा है और कह रहा है वर्ल्ड के सामने एक अपना ऐसा ह्यूमन फेस रखा है कि हमने सिर्फ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक किया, 3 को किया, बाकी व्हाट अबाउट अदर्स। आप किसी कंट्री के न्यूक्लियर प्लान को इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, जबकि वो बार बार कह रहा है कि ये पीसफुल पर्पस के लिए। आपके तुलसी गब्बार्ड भी ये बोल रही थी कि ये न्यूक्लियर का जो प्लांट है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए, जिसकी बात आपने सुनी नहीं और आपने स्ट्राइक किया। जी, अमेरिका एक अपना देखिए एक तरीके का ह्यूमन फेस वर्ल्ड के सामने रखना चाह रहा है और ये तो तय बात थी कि आज नहीं तो कल ईरान के ऊपर इस तरीके से स्ट्राइक होनी है। और ईरान जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है कि वो इसको छोड़ेगा नहीं। देखिए, युद्ध का माहौल है, अभी आपको ग्राउंड पे एक्शन करना पड़ेगा। स्टेटमेंट के समय निकल गए। मेरा मानना है कि ईरान एक ऐसा कंट्री है कि उसको देखे कि मिडिल ईस्ट में क्या चीज उसको इरिटेंट है। उसका इरिटेंट है इजराइल। अमेरिका बेसिस पे स्ट्राइक करके वो एस्केलेट करेगा। जो स्टेट ऑफ हर्मुज है, अगर आप उसको माइन करते हैं या कॉमर्शियल एक्टिविटीज को जेपरडाइज करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उससे वर्ल्ड में
पावर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस आएगी और उससे आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप तमाम मुल्कों को इसका कैप्टिव नहीं बना सकते, लिहाजा आपको एक फुल फ्लेजेड स्ट्राइक इजराइल के ऊपर जारी रखनी होगी जितना आपका माइट है। आपके पास बैलिस्टिक्स, आपके स्ट्राइक्स है, लॉन्ग डिस्टेंस वेपन आपके स्ट्रेंथ है, आपके पास सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका इस्तेमाल करके जो इरिटेंट है इजराइल, जिसकी वजह से युद्ध इतने दिनों से चल रहा है, उसको आप स्ट्राइक करें। युद्ध को बढ़ाने का मकसद नहीं है। अमेरिका ने आपको स्ट्राइक है, वो कहता मैं हल और हमले नहीं करूंगा अगर आप पीस टॉक के लिए या सीज फायर करते हैं या अपना न्यूक्लियर प्लांट छोड़ देते हैं। लेकिन बात यहां रुकती हुई नहीं दिख रही है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। अमेरिका और जैनी सर, आपसे समझना चाहेंगे, इस पूरे मामले में जंग की शुरुआत इजराइल ने की थी, लेकिन अब इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है। आज जिस तरीके से तमाम जो है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला ईरान ने किया, उनके तमाम जो बड़े शहर हैं वो खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। उनका तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी चर्चा हम लोग बहुत दिन से करते थे, वो भी यहाँ पे आयरन डोम जैसे लोग फेल होते जा रहे हैं। उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कहा जा रहा है एक साथ इतनी मिसाइलों को रोक पाना नामुमकिन है। सही कह रहे हैं अंजने, आपके इतने मिसाइलों को रोक पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप कितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम्स लगा दीजिए, आयरन ड्रोम लगा दीजिए या कोई भी आप मॉडर्न एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम लगा दीजिए, कोई ना कोई मिसाइल तो निकल ही जाएंगे। और जो मारे नहीं जाएंगे मिसाइल, जो निकल जाएंगे, वो नुकसान अवश्य करेंगे। और आप जो ये बात कह रहे थे ईरान की, कि ये ईरान खाली इसमें जो उनके बेसिस अटैक करने में सबसे बड़ा खतरा जो अभी ब्रिगेडियर दुजेंदु ने बताया कि अगर वो स्टेट ऑफ होर्मुज को वो ब्लॉक कर देते, उसको माइन कर देते, रेड सी को माइन कर देते, तो आप देखेंगे कि दुनिया की सारी शिपिंग जो कि स्वेज कनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए, होर्मुज से होते हुए, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ से होते हुए इंडियन ओशन में आती है, वो सारी की सारी रुक जाएगी। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस $70 से $80-90 पहुंच गए, कहीं $120-130 पहुंच जाएंगे, तो कयामत होगी सारे दुनिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए, खासकर की जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए, जिनको के आयात पे जिंदा होना होता है। अब रही बात ये रजीम चेंज की, हम बात तो रजीम चेंज की करते हैं अंजलि, लेकिन इतना आसान नहीं है ईरान में रजीम चेंज करना। मेरा मानना है कि ईरानियन नेशनलिज्म इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग आपस में उनमें लोगों में बंधन है कि वो किसी भी तरीके से आयतुल्लाह को खत्म नहीं होने देंगे। और एक आयतुल्लाह को आप खत्म करोगे तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। उसने अपनी चेन ऑफ कमांड आपको ऑलरेडी बता दी है। दूसरी बात ये क्या है कि अगर आप ईरानियन सोसाइटी का स्टडी करें तो उसमें एक रूरल है और एक अर्बन है, और रूरल मेजॉरिटी में है। और जो ये अयतुल्लाह फैमिली आती है, ये सारी की सारी रूरल से आती है, तो उनको लोगों का सपोर्ट है। ईरान में आप कुछ ही तबाही मचा दो, कोई भी आप आपस में उनमें मतभेद भाव पैदा कर दीजिए, लेकिन जब उनके पश्तू के नेशनलिज्म पर बात आती है तो सारे के सारे एक हो जाते हैं। तो रिजीम चेंज करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, आप एक अयतुल्लाह को मार दोगे, दूसरा आएगा, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि जैसे कि इराक में किया कि मैं सद्दाम को मार के आपने वहां पे पूरा माहौल ही चेंज कर दिया, तो वो ये इसमें ईरान में मुश्किल होगा। वो मुश्किल है। हाँ जी, विनोद सर, ये जो इराक वाली बात कही है सर ने, क्या जो जॉर्ज बुश ने 2003 में किया था उसी पैटर्न पर ट्रंप चल रहे हैं, और क्या लगता है कि जो उस वक्त 2003 में हुआ था वो 2025 में संभव है? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, अमेरिका का मकसद क्या है, रजीम चेंज से जब वो चाहता है तो वो चाहता है, देखिए पेशेकियान जो है वो एक मॉडरेट हैं, और खमनाई का जो ग्राउंड है, और दूसरा जिस तरह से विरोध वहां ईरान में है, अब वो ईरान नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब वहां की जो यंग जनरेशन है वो चेंज चाहती है, वो इस्लामिक जो फंडामेंटलिज्म है उससे इत्तेफाक नहीं रखती। तो वहां एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है। आप देखिए मुसाद क्यों इतना सक्सेसफुल वहां हो रहा है, क्योंकि उसने ऐसे ही लोगों को टैप किया हुआ है जो उसके स्लीपर सेल्स या उसके जो एजेंट्स हैं या जो उसके मुखबिर बने हुए हैं। दूसरी चीज, अमेरिका वहां जाके जैसे ही अपनी कोई सरकार
जो अमेरिका चाहता है अगर उसको वहां बिठा देता है, अगर आप देखें रजा शाह पहलवी का जो पीरियड था, तो अमेरिका वहां के जो ऑयल है उसको देखिए, देयर आर नो फ्री लंचेस। आप ये सोच रहे हैं कि साहब अमेरिका केवल दुनिया को न्यूक्लियर होलोकास्ट से बचाने के लिए ये कर रहा है, तो हम लोग गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, उसका मेन मकसद ये है। इराक में क्या हुआ, इराक से आज भी अमेरिका नहीं निकला है। हाँ। अधिकतर जो ऑयल है वो कंट्रोल कर रहा है। और आज आप ये देखिए, करीब 50 से 60% जो ऑयल है वर्ल्ड का, वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। तो अमेरिका की जो नियो नेशनलिज्म है, हाँ, वो यही है कि वो एक ऐसी कठपुतली सरकार वहां बिठाएंगे जो अमेरिका के ट्यून्स पे डांस करेगी, और वो वहां के जो संसाधन है उनको वो करेगा। भाई अमेरिका क्यों कहता है आई लव पाकिस्तान? वो इसलिए कहता है कि भाई पाकिस्तान को कभी वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ऐसा प्लायबल स्टेट है जहां वो अपना फुटहोल्ड रखेगा, जिससे वेस्ट एशिया में उसका वर्चस्व बना रहे, और खासकर ईरान के ऊपर। आप ये देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सडनली सीजफायर होने का कारण, मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई क्या कारण रहा होगा। तो अमेरिका ने कोई ऐसा कोई प्रगाढ़ प्रेम या मतलब अनुराग पैदा नहीं हुआ असीम मुनीर के लिए। असीम मुनीर को वो इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको पैसों की जरूरत है, और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और हर कोई उसका इस्तेमाल करता, चाहे पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन करता हो या फिर अमेरिका करता हो। और सरदेंदु सर ये समझना चाहेंगे कि अमेरिका कह रहा है भाई तुम परमाणु प्रोग्राम को हमने खत्म कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन पहले वो खुद डील कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई हमारे साथ डील कर लो। खामनेई ने मना कर दिया, इसके बाद उनको कुछ दिन का वक्त दिया गया था। तो ये जो दो बातें समझ में नहीं, एक तरफ तो कह रहे भाई आप परमाणु प्रोग्राम मत करो, हमने उसको खत्म कर दिया, और कुछ दिन पहले तक डील कर रहे थे भाई हमारे साथ डील कर लो। जबकि उधर रूस के, अभी सर ने भी बताया कि करीब 200 से ऐसे एक्सपर्ट हैं जो उनके परमाणु प्रोग्राम में जुटे हुए हैं। देखिए, अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ वो अपना ह्यूमन फेस रखना चाहता है, जिसमें वो न्यूक्लियर डील करना चाह रहा था ईरान के साथ, और दूसरी तरफ वो इजराइल के साथ उसका अनस्टिंटेड सपोर्ट है, कि जिससे वो गाजा में उसने तबाही मचाई, तमाम छोटे छोटे देश जैसे जिसमें कि लेबनान और सीरिया शामिल था, उसमें स्ट्राइक किया, और अब ईरान के ऊपर। ये एक सोची समझी रणनीति है। पीस मील में ऑपरेशन चल रहे हैं, एक एक करके जो सारे के सारे जो अगेंस्ट में इजराइल के थे उनकी कमर तोड़ी जा रही है, और उसमें अब ईरान का नंबर आया है। ईरान एक कंट्री, सॉवरेन कंट्री, जिसकी पावर काफी है, काफी उसके स्ट्रेंथ हैं, जिसमें ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल है, इसलिए इतने आसानी से ईरान काबू में नहीं आएगा। इसीलिए अमेरिका डायरेक्ट मदद के लिए उतरा। और लेकिन अमेरिका अपने पीस की बात हमेशा जारी रखेगा। वो अपना एक बिग ब्रदरली और जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, अपना जो उसकी हेजीमनी है वो मेंटेन रखेगा। मिडिल ईस्ट में उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं, पूरा ऑयल वो कंट्रोल करता है। वो नहीं चाहेगा कि उसको कोई चैलेंज करे। आखिर क्या वजह है कि चाइना उस इलाके में घुसना चाह रहा था? आखिर क्यों चाइना ने डिप्लोमेटिक रिलेशन सऊदी अरबिया और ईरान में स्टैब्लिश कराया? क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, वो भी बहुत बड़ा एनर्जी की नीड उसकी वहां से पूरी होती है। और जब अमेरिकन बेसेज या अमेरिका की पकड़ मिडिल ईस्ट में कमजोर हो रही थी, तो उस गैप को चाइना ने फिल कर रहा था। और जब से 7 अक्टूबर का हुआ, देखिए अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसेस को स्ट्रॉन्ग किया, एक बार अपनी पोजीशन को और पुख्ता किया, और उसको ऐसे तरफ डाल दिया जिससे कि आज फिर पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिका में हो रखा है। और उसका लास्ट इरिटेंट ईरान था, उसके भी देखिए तबाही या इस तरीके की स्ट्राइक हो रही है। देखिए, जब युद्ध चलता है तो उस समय सत्ता परिवर्तन किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। देखिए, जितना विरोध नेतन्याहू का अपने देश में, उतना अयतुल्ला खamenei का अपने देश में नहीं है। उनके जो मॉडरेट हैं, जो चेंजेस चाहते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत नगण्य है, दे आर अर्बन बेस्ड, लेकिन उनका जो मास फॉलोइंग है, जिस तरीके से देखिए तेहरान में लोग हुजूम इकट्ठा होता है, जिस तरीके से बगदाद में भी देखिए लोग इकट्ठे हुए, वो मानता है कि वो दिखाते कि कितना इन्फ्लुएंस है अयतुल्ला खamenei का। और साथ में वो कहते हैं हमें अपनी अब जान की परवाह नहीं, उन्हें अपने सक्सेसर 3 अपॉइंट कर दिए हैं। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा एडवांटेज आज की डेट में जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो मॉडरेट हैं। आज भी देखिए उनके फॉरेन मिनिस्टर अब वो रशिया जा रहे हैं, तो क्या बात करके आते हैं ये देखना होगा। लेकिन ईरान
को वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है रशिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया, तमाम उन कंट्री से जिसकी उसने उम्मीद की थी। आज की डेट में सारे के सारे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा का पूरा ब्रंट जो अमेरिका का है वो ईरान सह रहा है। लेकिन ये अभी शॉर्ट टर्म है, अभी आगे गेम बदल सकता है। अमेरिका ने वो प्लान टच नहीं किए जो रशिया, जहां पे उनके साइंटिस्ट काम कर रहे थे, वो इलाके अभी भी इंटैक्ट है। तो अभी वहां बहुत कॉम्बैट पोटेंशियल ईरान का अभी बाकी है। ये देखना पड़ेगा कि वो युद्ध को किस लेवल पे ले जा सकते हैं। देखिए, एक इंटरनेशनली तो तमाम लोग इस स्ट्राइक को कंडेम कर रहे हैं, एक्सेप्ट इंग्लैंड और कुछ यूरोपियन नेशन जो कि आज भी इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन एक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के सामने, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या कोई नेता हो, वो सारे के सारे बौने नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। चाहे वो G7 का मीटिंग छोड़ के आए, चाहे अपने कंट्री में तुलसी गबार्ड के जो गाइड है, एडवाइस है, उसको रूल आउट करें और जिस तरीके से वो स्ट्राइक करते। तो देखिए कितने कॉन्फिडेंटली जब वो बोलते हैं तो उनके पीछे JD वैंस और तमाम उनके मिनिस्टर्स खड़े रहते हैं। तो वो अपनी बात मनवाने के लिए तो आमदा है और साथ में उनका जो नोबेल प्राइज जीतने का एक मंशा है। अब उस मंशे में तो मेजर जनरल AGP जैनी सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, अब देखिए नेतन्याहू आपातकालीन बैठक कर रहे हैं, बहुत नुकसान कर दिया ईरान ने, ऐसी कल्पना उन्होंने की नहीं होगी। अब आपातकालीन बैठक ही तो करेंगे और क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपातकालीन तो है ही। उनके लिए क्या है, पूरे दुनिया के लिए आपातकालीन हो गया। मुझको तो अचंभा इस बात का होता है अंजलि कि ये ईरान का जो एयर डिफेंस था वो मुझे कमजोर लग रहा है। कमजोर इसलिए क्योंकि जो उनके पास में पुराने रशियन S-300 थे वो काम नहीं किए और जो S-400 के जो मॉडिफाइड वर्जन थे वो भी इन हवाई जहाजों को, B-50s को, स्टेल्थ बॉम्बर्स को नहीं रोक पाए हैं। ये सबक पाकिस्तान ने भी सीखा था ऑपरेशन सिंदूर में, जबकि के उनके S-300 जो है हमारे हवाई जहाजों को नहीं रोक पाए थे और उनके 9 एयर बेसिस के ऊपर में 11 एयर बेसिस पे और 9 आतंकी अड्डों के ऊपर में हमला हो गया था। तो अब ये ईरान के पास में और कुछ साजो सामान है या नहीं है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये यहाँ पर मुझको रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि ईरान जो है अभी छोड़ेगा नहीं। उसके पास में भी जो आखिर देखिए जो ये बातचीत करना चाह रहे थे वो बेसिकली मुद्दा था बैलिस्टिक मिसाइल का। आपको याद होगा कि ट्रंप वन टेन्योर में भी 2016-2019 में जब ट्रंप ने अपना ये समझौता को कैंसिल किया था, इसी बात से कैंसिल किया था क्योंकि उस समझौते में जो बैलिस्टिक मिसाइल था उसका मेंशन नहीं था। उसके बाद में ईरान को 10 साल मिल गए अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बनाने का। एनरिचमेंट जो उसने 60% तक कर लिया। अगर पीसफुल पर्पसेस के लिए करना है तो 3% 4% एनरिचमेंट काफी होता है। 60% से 90% एनरिचमेंट करने में कोई खास समय नहीं लगेगा। तो ईरान जो है वो एक स्क्रू दूर है, एक और वो उसने पेचकस का घुमाया और बम तैयार कर सकता है। लेकिन जो ये ट्रीटी चाह रहे थे, जो समझौता चाह रहे थे, नेगोशिएशन चाह रहे थे, वो इसीलिए चाह रहे थे कि ईरान किसी तरह मान जाए कि हम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे। अब हर एक देश को देखिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में सोचने का हक है। जब कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाए तो किसने रोका? जब हमारे खुद के इंडिया में जब हम न्यूक्लियर गए किसने रोका? पाकिस्तान जब न्यूक्लियर गया किसने रोका? लेकिन अगर आज तो कहना मैं ये चाहता हूं कि भाई कोई भी देश अगर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता है उसका पूरा हक है। लेकिन अगर ईरान लिख के दे देता है और इस समझौते पे हस्ताक्षर कर देता है कि भाई मैं पीसफुल पर्पसेस के लिए करूंगा, मैं इसको वेपन ग्रेड एम्युनिशन नहीं बनाऊंगा, वेपन ग्रेड इसका जो है न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो मेरे ख्याल में कुछ समझौता हो सकता है। बिल्कुल लिख के तो नहीं दिया था, लेकिन ये स्टेटमेंट सामने आया था कि इसका इस्तेमाल पीस के लिए रहेगा, इमरजेंसी के लिए होगा। विनोद सर, एक चीज देखना होगा, अभी ट्रंप का ट्वीट में पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि वी हैव कंप्लीट आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट इन ईरान। और लास्ट में फिर अपनी वो सैनिक की तारीफ करते हैं कि देयर इज नो अनदर मिलिट्री इन द वर्ल्ड दैट कुड हैव डन, नाउ द टाइम फॉर पीस। मतलब एक तरफ युद्ध की बात करते हैं, फिर कहते हैं नहीं अब जो है अब समय आ गया है पीस का। तो युद्ध और शांति एक साथ कैसे हो पाएगा?
देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि ट्रम्प साहब ही हैज गॉन सेनाइल। हाँ। क्योंकि वो एक तरफ अगर आप देखें पूरे विश्व में, एक तरफ तो वो शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो युद्ध में बिल्कुल घी का डालने का भी काम कर रहे हैं। तो उनको मतलब उनको ये समझना चाहिए कि भाई अगर आप लेना है या कोई इस तरह की आपकी कोई इच्छा या है, तो आपको ये चाहिए कि आप विश्व को एक शांति की ओर ले जाएं। यू सी, ही इज नाइदर ए पॉलिटिशियन नॉर ए स्टेट्समैन। तो अब उनको ये शोभा नहीं देता कि साहब इस तरह के जो स्ट्राइक्स करके आपने पूरी दुनिया को आप ये दिखा रहे हैं कि साहब कल तक हम मना करते रहे और आज हम ये कर रहे हैं। आप ये देखिए रूसो यूक्रेन युद्ध कैसे शुरू हुआ। रूसो यूक्रेन युद्ध तभी शुरू हुआ जब मैं उस समय अमेरिका के एक टीवी चैनल पे शो कर रहा था। रात को करीब इंडिया के 2 या 2:30 बजे जब बाइडेन साहब आए एंड दे सेज वी गॉट नथिंग टू डू विद द वॉर एंड रशिया ने एकदम अटैक कर दिया 24 फरवरी को। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रम्प साहब का ये कहना, क्योंकि उनकी ये जो नीति है कि साहब आइदर यू गो माई वे और हाईवे, तो ये बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। और उनको चाहिए कि भाई देखिए, अगर आप असलियत में युद्ध का विराम करना चाहते हैं, अब आप देखिए आपने पहले यूक्रेन को एकदम कहते हैं ना कि पूरे झाड़ पे चढ़ा दिया और उसके बाद आपने वोट पूरा खींच लिया। यही चीज आप कल तक आप ये कह रहे थे कि साहब इजराइल के पास इस तरह की कैपेबिलिटीज नहीं है और आज आप उस पर अटैक कर देते हैं। आप ये बताइए कि मतलब आज मतलब 2025 में क्या किसी देश को यह हक बनता है कि साहब हम तो वेपन ग्रेड न्यूक्लियर। सर आप बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास आएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, हार्मुज खाड़ी को बंद करेगा ईरान। ये खबर आ रही है, अंतिम फैसले का अधिकार खामनेई को है और ईरानी संसद ने एकमत से इस बात का फैसला किया है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा और अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए इसको भी हम जानेंगे। अंतिम फैसला खामनेई को करना है और हार्मुज खाड़ी को बंद करेगा ईरान, और इसको लेकर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया को इस पर इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है इसको भी हम जानेंगे, समझेंगे। लेकिन इसको लेकर अब खामनेई पर अंतिम फैसला उनको करना है। ईरानी संसद में एकमत से इस पर फैसला ले लिया गया, लेकिन अब अंतिम फैसले का अधिकार सुप्रीम लीडर खामनेई को है। हार्मुज खाड़ी इसको बंद करेगा। अब इसके बाद पूरी दुनिया पर कहा जा रहा है कि इसके इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ेगा। तो अब देखिए, ईरान की तरफ से भी रणनीति बनाई जा रही है। इजराइल में आपात बैठक की जा रही है। अमेरिका की तरफ से हमला कर दिया गया, कह रहे हैं कि अब वक्त है शांति का। लेकिन इन सब के बीच रूस का भी स्टेटमेंट आया। लेकिन हार्मुज खाड़ी को बंद करने का जो फैसला ईरान की संसद की तरफ से किया गया, उसको भी थोड़ा हमको समझना होगा। तो यह युद्ध है, ये अब खतरनाक होता जा रहा है। थोड़ा हम समझिए कि किस तरीके से अब ये पूरा मैप आप ईरान का देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ईरान के बगल में इराक था, अब जिसके बारे में हमने बताया था कि पहले भी अमेरिका ने इराक पर सेम यही रणनीति, जो ईरान के साथ जो रणनीति है वो रणनीति इराक के ऊपर अमेरिका ने पहले की थी। और उस वक्त वहां पे सद्दाम हुसैन को खत्म किया गया, सत्ता परिवर्तन किया गया। सऊदी अरब ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के साथ भी है, और इधर कतर, यूएई, ओमान, ये वो खाड़ी मुल्क हैं जहां पर अमेरिका का होल्ड है। लेकिन इन सब के बीच ईरान घिरा हुआ है और अमेरिका ने आज हमला कर दिया। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या ये जो युद्ध है वो और घातक होता जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा स्टेटमेंट रूस की तरफ से भी आया है और उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि रूस ने जो स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट किसने दिया, पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ये बयान दिया है। इस बयान के मायने को भी अब समझेंगे। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ हैं। सर देखिए, हमने अमेरिका और तमाम लोगों के बारे में समझ लिया, लेकिन रूस के बारे में अब कहा जाता है कि अभी जैसा कि विरोध सर ने बताया कि दुनिया में कहीं कोई विवाद हो उसके पीछे कहीं के अमेरिका होता है। यूक्रेन को चढ़ा दिया कि भाई तुम नेटो में हम तुमको शामिल करेंगे, लड़ जाओ तुम रूस से, लेकिन फिर पीछे से भाग लिया, वहां से बोला भाई हम तो नहीं आएंगे, हथियार तुमको देंगे। इजराइल को बोला ईरान पे हमला कर दो,
लेकिन इन सब के बीच रूस की जो भूमिका उसको हम समझना चाहेंगे। जो दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि कई ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। अब रूस, चीन और साउथ कोरिया की क्या भूमिका देखते हैं, क्योंकि सबने निंदा की अमेरिका हमला की। देखिए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान है, जो न्यूक्लियर प्लांट है, वो रशिया की मदद से कुछ प्लांट चल रहे हैं, कुछ चाइना ने मदद की है। तमाम तरीके का जो सपोर्ट ईरान का है वो इन्हीं 3 कंट्री का है। लेकिन इजराइल और ईरान में अंतर कहां आ रहा है? इजराइल और ईरान में अंतर ये आ रहा है कि इजराइल के पीछे जब अमेरिका खड़ा होता है तो मिलिट्री हार्डवेयर बेइंतहा देता है, उसके एवज में वो स्ट्राइक भी करता है। लेकिन वहीं पुतिन साहब अपने को बैक ट्रैक कर लेते हैं। चाइना कॉमर्शियल एक्टिविटी में लिप्त होकर ओपनली आप किसी भी वॉर में उतरता नहीं, और नॉर्थ कोरिया एक अलग एंटिटी है, उसके बारे में ईरान का डायरेक्ट मदद कुछ हार्डवेयर दे सकता है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसका भी नहीं हुआ। तो यहां पे ईरान की पोजीशन देखिए कॉम्प्रोमाइज होती है। जिस तरीके का सपोर्ट इजराइल के पास है, उस तरीके का सपोर्ट ईरान के पास नहीं है। इसी वजह से देखिए आज की डेट में अमेरिका इतने तरीके से इंप्यूनिटी के साथ स्ट्राइक करता है। अब ईरान के पास ऑप्शन क्या बचे हैं? ऑप्शन ये बचे कि मैं तो इसको बड़े मैट्रिक्स से अगर एनालाइज करूं तो सबसे आसान तरीका है कि आप इजराइल पे तमाम बैलिस्टिक मिसाइल मारते रहिए, वो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपके पास एयरफोर्स नहीं है, आपका एयर डिफेंस वीक है, नेवी कुछ हद तक आपके स्टेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो एक बड़ी भयावह स्थिति होगी। उससे आपके कतर के इंटरेस्ट जेपटाइज होंगे, यूएई के इंटरेस्ट जेपटाइज होंगे, सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट जेपटाइज होंगे। जब 3 कंट्री जिनका पूरा पूरा डायरेक्ट अलायंस अमेरिका के साथ है, अगर आप उनके इंटरेस्ट को चैलेंज करेंगे तो नेचुरली आप एक बहुत बड़ा रिएक्शन इनवाइट कर रहे हैं, और आप अकेले नहीं हैं। इसके पीछे देखिए अमेरिका जो है पूरी तरीके से इजराइल इन सारी ताकतों के साथ है, तो आपकी स्ट्राइक बनती रहेगी। इस बार अमेरिका नहीं करेगा, लेकिन इजराइल करेगा, और इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी आपके पेनी पॉकेट तक में उसका इन्फिल्ट्रेशन है, तमाम पहुंच है। तो जिस तरीके की स्ट्राइक होगी वो आपके कैपेसिटी के बियॉन्ड होगी। लिहाजा आप लड़ाई में वही चीज हासिल करिए जो मिलिटरीली पॉसिबल है, जो पॉलिटिकली आप अपने जनता को कन्विंस कर सकते हैं और जिससे कि आपका अस्तित्व बना रहे। आप डिप्लोमेटिकली रशिया को इस्तेमाल करिए, चाइना को करिए, वर्ल्ड में जाइए, यूरोपियन यूनियन को कांटेक्ट करिए, लेकिन जो मिलिट्री एस्पेक्ट है उसमें आप स्टेट ऑफ हार्मोज पे ना कंसंट्रेट करके इजराइल पे कंसंट्रेट करिए। और जब आप स्टेट ऑफ हार्मोज की बात करते हैं तो आप रेड सी को नहीं निगलेक्ट कर सकते। रेड सी में आप डिपेंड किस पे कर रहे हैं? हूथीज पे कर रहे हैं। हूथी एक छोटी सी पावर है, पूरा का पूरा रेड सी वो नहीं कंट्रोल कर पाएगा। इसी तरह स्टेट ऑफ हार्मोज में जब आप माइंस लगाएंगे, अपनी नेवी को एक्टिवेट करेंगे, तो होगा क्या? ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी, प्राइसेस हाई हो जाएंगे, और तमाम यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ एशियन कंट्री, एशियन तमाम कंट्री में एक अपहीवल्स आएगा। तो आप वर्ल्ड पावर को अपने अगेंस्ट कर लेंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक रशिया का सवाल है, देखिए रशिया उतने ओपनली नहीं आएगा। जो रशिया और ईरान की ट्रीटी, उसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलग मुद्दा है। आप न्यूक्लियर प्लान में मदद करेंगे, आप उनके रीबिल्डअप में काम करेंगे, आप उनके हथियार पहुंचा सकते हैं, टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आना रशिया के लिए और कुछ दिन पहले का वो बयान बड़ा दिलचस्प है कि जब पुतिन ने ये कहा था कि हम शांति के पक्षधर हैं, तो ट्रंप ने कहा भाई पहले आप रूस यूक्रेन का जो आपका युद्ध चल रहा है, पहले वहां तो शांति कर लो, फिर बाद में यहां बीच में पड़ना। अब जैनी सर आपसे समझना चाहेंगे, जब 2 साल पहले हमास ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उस वक्त एक बना हमास, हूती, हिजबुल्ला, और इन सब के पीछे कहीं कहीं ईरान था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि ईरान ने डायरेक्ट इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। तो यानी माना जा रहा था कि इन सब को ईरान का सपोर्ट था, इसलिए ये जंग खुलकर आमने सामने हुई। लेकिन बैक में अमेरिका का सपोर्ट था, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स पर सीधे इजराइल हमला नहीं कर सकता था, उसके पास वो बॉम्बर नहीं थे कि जो जमीन के अंदर जाके उसको ध्वस्त कर सके, इसलिए अमेरिका को फ्रंट पे आना पड़ा। देखिए जो ये प्रॉक्सीज थे ना अंजनी, आपके ईरान के प्रॉक्सीज, हिजबुल्ला जो कि जॉर्डन के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे, हमास जो कि गाजा में ऑपरेट कर रहे थे, और हूती जो कि और रेड सी के साइड में उधर उस साइड से ऑपरेट कर रहे थे। इन तीनों को इजराइल ने काफी हद तक दबा दिया, काफी हद तक डाइल्यूट कर दिया, काफी हद तक जो इनकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी वो कम कर दी। आप देखेंगे कि इजराइल ने हमला तभी किया, और पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले वो
खुद दबाव में थे। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद में जी। वो एकदम सरप्राइज हो गए थे कि भाई ये हुआ कैसे, हमारा आयरन ड्रोन का एयर डिफेंस सिस्टम टूट कैसे गया, उसमें कैसे ये हमास वालों ने आकर इतने सारे नुकसान करके इतने हमारे बंदी ले गए, 128 से ऊपर बंदी ले गए। तो उनको टाइम लगा कि हमास को, हिजबुल्ला को और होती को कमजोर करने का। उसके बाद जाके ये इजराइल ने जो है हमला किया है ईरान के ऊपर। और रही बात ये ऑयल की, तो ऑयल ईरान दे रहा है सबको, माना कि ये ईरान को खुद इसमें नुकसान होगा, क्योंकि जब लोग देशों में पहुंचेगा नहीं ऑयल तो ईरान को कहां से कमाई होगी, तो ईरान को भी इकोनॉमिकली इसके ऊपर में हिट होगा। लेकिन जब उनकी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जब उनकी नेशनलिज्म की बात आती है, तो फिर वो उनका, ये कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ईरान क्या करता। ईरान यही करता, अगर आप और मैं ईरान में होते तो हम भी यही करते, होर्मुज बंद करते, रेड सी को माइनिंग करते, होर्मुज को माइनिंग करते, ताकि कि सारी शिपिंग जो है बंद हो जाए। भले ही हमारा तेल का बिक्री कम हो, लेकिन दुनिया को ये मैसेज जाता कि हमसे खेल मत खेलो। और जो अमेरिका के बेसिस हैं, जो उनके इंडियन ओशन रीजन में, मिडिल ईस्ट में, बहरीन में, कतार में, ओमान में, उन बेसिस के ऊपर में अगली खबर आप देखना आएगी कि ईरान का जो है इन बेसिस के ऊपर में अटैक हुआ है। तो हम ये ना माने कि क्योंकि हिजबुल्ला और हमास और हूती कमजोर हो गए हैं इसलिए ईरान कमजोर हो गया है, ऐसा नहीं है। ये इनके प्रॉक्सीज थे, ये तो प्रॉक्सीज थे। विनोद सर, थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे, जो अपने हम स्क्रीन पे मैप दिखा रहे हैं कि ईरान के इर्द गिर्द जो तमाम वो मुल्क है, वो आईओसी जो ओआईसी के जो सदस्य हैं, ओआईसी को लेकर इसके पहले भी जब गाजा और इजराइल का युद्ध चल रहा था तो ईरान ने वहां चौधरी बनने की कोशिश की थी, लेकिन सऊदी अरब, तमाम ऐसे मुल्कों ने उनकी दाल गलने नहीं दी। अब इस युद्ध के बाद हालांकि सबने विरोध किया है, सबने अमेरिका के इस हमले का विरोध किया और कहा कि भाई ये गलत है, लेकिन क्या ये जो ओआईसी है वो ईरान के साथ आएगा? क्या संभावनाएं हैं? देखिए, ओआईसी में करीब 57 कंट्रीज हैं। हाँ। और ये बड़ा ताज्जुब है मुझे कि कोई भी कंट्री प्रखर रूप से ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ है। हाँ। क्योंकि आज 13 तारीख से ये युद्ध शुरू हुआ है और आज 22 तारीख हो गई है, सॉरी। तो किसी ने भी कोई प्रखर रूप से ईरान का सपोर्ट नहीं किया है। हाँ, लोगों ने हमदर्दी जताई है, लोगों ने अमेरिका की मजम्मत की है, लोग अमेरिका की को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी। लेकिन आप ये देखिए, अभी जो ओआईसी समिट हुई थी उसमें तुर्की ने ये कहा था कि साहब हम अब एक मिसाइल मेकिंग कंट्री बनना चाहते हैं कि और पूरे खासकर जितने भी ओआईसी कंट्रीज हैं उनको हम मिसाइल प्रोड्यूस करके देंगे। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ईरान बिल्कुल अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये खुद देखिए कि पाकिस्तान ईरान का एक बड़ा अच्छा समर्थक रहा है, अच्छे संबंध रहे हैं उनके, लेकिन असीम मुनीर जाके वहां अपने आप को प्लेज करके आ जाते हैं कि साहब यू कैन यूज आवर फैसिलिटीज। तो ये सब दिखाता है कि कैसे अमेरिका, जो ओआईसी कंट्रीज हैं उनमें भी एक, क्योंकि देखिए आप कई कंट्रीज ऐसी हैं ओआईसी की जहां अमेरिका की प्रेजेंस इतनी ज्यादा है कि वो वहां लिटरली उन सरकारों को चला रहे हैं। ओआईसी से भी बहुत सहयोग नहीं मिल पा रहा ईरान को।